प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पांचों पाठ सेनापति, जिसमें सेनापति के कुल 4 कवित संकलित थे। कल हमने पहला कवित पढ़ा, जिसमें बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन था कि किस तरह से वो अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर और प्रकृति के ऊपर चढ़ाई करके आते हैं और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसका हमने अध्ययन किया था। आज दूसरा जो छंद है कवित, दूसरा छंद भी बसंत ऋतु की शोभा में वर्णित है। अर्थात इसमें कवि ने जो है बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन किया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति की शोभा या सुंदरता किस तरह से बढ़ गई है तथा सभी जो है किस तरह का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन जो है कवि सेनापति ने इस कवि छंद के माध्यम से यहाँ किया है। तो देखिए दूसरा छंद कि मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरवर निर्जन मजन के काज के मधुकर कुंज मुनि मंजुल करत गुंज सुदरत कुंज सम सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख साज के सगन तरुल सत बोले टिक कुल सत देखो ही अहुल सत आए ऋतुराज है कि देखो ही अहुल सत आए ऋतुराज है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर सभी का मन किस प्रकार से प्रसन्न हो रहा है, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन है, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है कि मलय समीर सौरभ धरन थी। मलय अर्थात मलयाचल पर्वत से आने वाली, समीर यानी हवा, मलयाचल पर्वत से हवा जो है वो प्रवाहित हो रही है। और मलयाचल पर्वत की विशेषता है, वहां चंदन के बहुत से पेड़ हैं और चंदन की बहुतायात के कारण वहां से बहने वाली जो हवा है वो शीतल मन और सुगंधित होती है। उसी हवा का यहाँ वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मलयाचल पर्वत से शीतल मन सुगंधित शुभ यानी अच्छी हवा जो है, शुभ कारक हवा जो है वो प्रवाहित हो रही है। सबको शकुन देने वाली, आनंद देने वाली हवा जो है वो प्रवाहित हो रही है। सौरभ धरन थी, इस तरह से उसकी सुगंध जो है, उस सुगंध को धारण किए हुए अर्थात चंदन की सुगंध को धारण किए हुए ऐसी वह शुभ हवा जो है वो मलयाचल पर्वत से बह रही है। कहने मतलब हवा अत्यंत सुगंधित है, चंदन से युक्त है, शीतल है, मंद है, जो सबके मन को आनंद दे रही है। ऐसी शुभ हवा जो है वो प्रवाहित हो रही है। सरवर निर्जन मजन के काज के, और सरोवरों का जो जल है, तालाबों का जल, वो एकदम स्वच्छ हो गया है और इस तरह से वो मंजन यानी स्नान के, जन यानी लोगों के, काज यानी काम का बन गया है। अर्थात सरोवरों का जल जो है बसंत के आते ही इतना शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, सुगंधित हो गया है कि अब लोगों के स्नान के काम आ सकता है। इस तरह से सरोवर स्वच्छ हो गए हैं। अब उनका जल जो है वो लोगों के मंजन यानी स्नान के काम का बन गया है। अब उसमें लोग नहा सकते हैं। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत पुंज, और इधर भौरे जो है वो अर्थात भौरों का पुंज यानी समूह जो है, मंजुल यानी मधुर, करत यानी कर रहे हैं, गुंज यानी गुंजा। फिर बाग बगीचों में जो है भौरे जो है उनका समूह मधुर गुंजार कर रहा है, क्योंकि जगह जगह लताओं में फूल खिले हुए हैं, बाग बगीचों में बहार आई हुई है,
तो भंवरे जो है वो समूहों में उन फूलों पर मंडराते हुए क्या कर रहे हैं, मधुर गुंजार कर रहे हैं, यानी चारों ओर का वातावरण जो है बहुत आनंददायक बन गया है। और सुदरत कुंज सम सदन समाज के, और लोगों के सदन यानी घर जो है वो सुदरत यानी सुधर गए हैं, कुंज सम बगीचों के समान, और लोगों ने अपने घरों को भी जो है बाग बगीचों की तरह सुंदर बना दिया है, यानी सजा दिया है। प्रकृति के उन फूलों से पत्तियों से जो है अपने घरों का श्रृंगार करके घरों को भी जो है कुंजों की तरह बाग बगीचों की तरह जो है लोगों ने सजा दिया है। कहने का मतलब बसंत ऋतु के आते ही लोगों ने अपने अपने घरों को सुंदर सजाया है। घर भी किसके समान लग रहे हैं, बाग बगीचों के समान। सम शब्द आया है, उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, तो निश्चय ही यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ सदन यानी घरों को, कुंज यानी बगीचों के, सम यानी समान बताया, तो उपमा अलंकार भी है यहाँ। और व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, इधर जो वियोगी है, वियोगी का मतलब जो विरहित हैं, अर्थात जो प्रेमी जन हैं और विरहित जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के आते ही उनको जो है वियोग की अनुभूति हो रही है। अपने प्रियतम से दूर होने के कारण उनको वियोग की अनुभूति हो रही है, और उस वियोग की अनुभूति के कारण वो अत्यंत व्याकुल है, क्योंकि बसंत ऋतु जो है वो मदमस्त करने वाली होती है, प्रेम की ऋतु होती है। ऐसे में वो अपने प्रियतम से अलग हैं, तो अलग होने के कारण ऐसे लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, और जोग के सके न जोगी, और जो योगी पुरुष हैं, जो योग साधना करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है बसंत ऋतु की उस मादकता के कारण योग साधना भी नहीं कर पा रहे हैं। कहने मतलब बसंत ऋतु उनकी योग साधना में, उनकी तपस्या में एक प्रकार से अवरुद्ध पैदा कर रहा है, क्योंकि उनका मन भी जो है बसंत ऋतु की मादकता के कारण विचलित हो रहा है, और इसलिए वो लोग जो है योग इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं। और तहां बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के, कवि सेनापति कहते हैं कि दूसरी तरफ जो भोगी, भोगी का मतलब जो भोग विलास में सुख साधना में लगे हुए हैं, ऐसे जो प्रेमी लोग हैं वो जो है अत्यंत सुख के साथ जो है इस बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। कहने मतलब बसंत ऋतु के कारण जो है क्या प्रभाव हो रहा है, तो जो वियोगी लोग हैं वो तो व्याकुल हो रहे हैं, जो योगी हैं वो साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्रेमी जन हैं, जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भोग विलास में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जरूर यह बसंत जो है वो सुख की सामग्री दे रहा है, सुख के साधन दे रहा है, उनके लिए सुख का साधन बन गया है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वह आनंद देने वाला है, मधुर मिलन का समय है, इसलिए वो जो है भोग विलास में डूब करके और पूरा इसका आनंद ले रहे हैं। सगन तरुलसत बोले पिक कुल सत, इधर सगन यानी घने, तरु यानी पेड़ पौधे जो है, लसत यानी फूलों से लदे हुए हैं, और बोले पिक कुल सत, और कोयल का समूह जो है उन पेड़ों के ऊपर जो है मधुर गीत गा रहा है। कहने का मतलब है बाग बगीचे जो है वो सघन हो गए हैं, पेड़ों पे हरियाली जो है छा गई है, और इस तरह से जो है अत्यंत हरियाली से युक्त ऐसे जो सघन वन हैं, उन वनों में, उपवनों में पिक यानी कोयल, कुल यानी समूह जो है, बोले यानी बोल रहा है। कोयल का समूह जो है ऐसे उन बाग बगीचों में मधुर बोल रहा है। देखो ही ये हुलसत आए ऋतुराज है। इस तरह से कवि सेनापति कहते हैं कि ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा बसंत जो है आया है, और उसके आने से सबके हृदय जो है हुलसित है। हुलसित का मतलब आनंद से भर गए हैं। कहने मतलब बसंत ऋतु के आते ही चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया है, और आनंद का वातावरण छाने के कारण सबके हृदय जो है आनंद से परिपूरित हो गए, खुशियों से भर गए, यानी गार्डन गार्डन हो गए। इसके बाद तीसरा जो पद है उसमें ग्रीष्म ऋतु के आगमन का वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु के आने के साथ ही और किस तरह की परिवर्तन जो है प्रकृति में और समाज में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की जो है
सुधार जो है वो किए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी जो है उस ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत की जा रही है, उसका बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन इस कवि छंद के माध्यम से और ब्रज भाषा के द्वारा जो है कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो यह ग्रीष्म ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और उसके परिवर्तन को यहाँ चित्रित किया है कि जेठ नजिका ने सुध रत खस काने तल ताकत है खाने के सुधारी जारियत है, होती है मरामती विविध जल जत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, सेनापति अंतरे गुलाब गज साजी, सारकार हार मोल ले खारियत है, ग्रीष्म के बासर पर आई रे खुशी सब, राजभोग काज साजयों समारियत है, राजभोग काज साजयों समारियत है। इसमें बताया कि जैसे ही जेठ का महीना नजदीक आता है तो जेठ महीने के समीप आते जेठ नजीक आने का मतलब नजदीक आना, समीप आना। जेठ ग्रीष्म ऋतु का एक महीना है। तो जैसे ही ज्येष्ठ मास नजदीक आया, सुदरत खसकाने लोगों ने जो है खसखस की जो टट्टियां हैं उन टट्टियों को जो है सुधारना शुरू कर दिया। खस एक प्रकार की घास होती है और उस घास से जो है टाटी बनाई जाती है, टाटी पर्दा होता है उसको कहते हैं। तो खस की जो टाटी होती है वो शीतल होती है, उसको जो है झरोखे इत्यादि में लगा देते हैं तो जो गर्म हवा आती है उस खस की टाटी से टकरा करके और वो एकदम शीतल बन जाती है, यानी खस जो है उस ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवा को शीतल कर देती है और इस तरह से उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही जेठ का महीना नजदीक आया है, जेठ के आते लोगों ने जो है खसखस की जो टाटियां हैं उन टाटियों को सुधारना शुरू कर दिया। ताक तहखाने के सुधारी जारियत, इस तरह से विभिन्न जो तहखाने का मतलब तलगर इत्यादि, घर के अंदर जो भी ताक है, तल है, तहखाने हैं, इन सबको जो है सुधार दिया गया है, इन सबको सुधारा जा रहा है और साथ ही जारियत है, इनकी झाड़ पोंछ की जा रही है। कहने मतलब स्वच्छता की जा रही है, इनको साफ किया जा रहा है। तहखानों को, ताक को, तल को, है ना, सभी को जो है सुधारा जा रहा है और सबकी झाड़ पोंछ की जा रही है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, और जल के जितने भी यंत्र हैं, जल स्रोत अर्थात फुहारे इत्यादि, क्योंकि गर्मियों में फवारों की जरूरत होती है, फवारे चलते हैं तो उससे टकरा कर हवा शीतल हो जाती है। तो जितने भी विविध जल के फवारे इत्यादि हैं उन सबकी मरम्मत की जा रही है, उनको भी सुधारा जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। ये सब किसकी तैयारी की जा रही है? ग्रीष्म ऋतु से बचने की तैयारी। जेठ का महीना जैसे ही आया, जेठ के समीप आते ही जो है सुधार करने लगे हैं लोग, खसखस की टाटियां तैयार करने लगे हैं, उनकी मरम्मत करने लगे हैं, ताक तहखानों तल इत्यादि को सुधारने लगे हैं, उनकी झाड़ पोंछ करने लगे हैं और इस तरह से जो विविध जल यंत्र है, जल यंत्र का मतलब फवारे इत्यादि, उन फवारों को भी जो है मरम्मत किया जा रहा है, यानी उनको भी ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। और ऊंचे ऊंचे अट्टाले सुधारियत, और ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं हैं, भवन है, ऊंचे ऊंचे झरोखे हैं, गोखड़े हैं, उनको सुधा यानी सफेदी से, सुधारियत यानी पुताई की जा रही है, अर्थात उनकी भी जो है सफेदी से पुताई की जा रही है, क्योंकि सफेद रंग होता है वो शीतल होता है। तो जो घर के झरोखे हैं, अट्टालिकाएं हैं, उनकी भी जो है पुताई की जा रही है, पोता जा रहा है, उनको रंग रोगन किया जा रहा है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साथी, कवि सेनापति कहते हैं कि इस तरह से इत्र, गुलाब, अर्गजा ये सभी सुगंधित पदार्थ हैं, साजी यानी सजा करके, सार तार हार मोल ले ले धारियत, लोग जो है महंगे महंगे हार जो है, सार यानी मूल्यवान, मूल्यवान हार जो है उनको खरीद करके
धार्यक मैंने धारण कर रहे हैं, यानी लोग जो है इत्र, गुलाब, अर्गजा इत्यादि खरीद कर और उससे जो है साज सज्जा कर रहे हैं, है ना, सुगंधित द्रव्यों से जो है शरीर की साज सज्जा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है और इसलिए उस पसीने से, उसकी बदबू से मुक्ति पाने के लिए लोग इत्र, गुलाब, अर्गजा इत्यादि जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ ही जो है कीमती हार वो भी जो है खरीद कर धारण कर रहे हैं, फूलों के हार हैं वो धारण कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सुगंध होती है और उस सुगंध से जो है दुर्गंध से बचा जा सकता है। तो इस तरह से हार इत्यादि खरीद कर धारण कर रहे हैं। ग्रीष्म के बासर बराई में उसीरे सर, इस तरह से ग्रीष्म ऋतु के जो बासर यानी दिन है उनको बराई में यानी शीतल करने के लिए सभी जो है पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, यानी गर्मी के भयंकर भीषण उन गर्म दिनों को जो है शीतल बनाने के लिए, ऐसे उन गर्मी के दिनों को ठंडा करने के लिए लोग जो है सभी प्रकार से उपयुक्त तैयारी कर रहे हैं। और राजभोग काज साधयों समारिय, और राजा इत्यादि जो होते हैं उनके उपयोग के लिए, उनके भोग के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो कुछ भी सामग्री है उस सारी सामग्री को जो है संभाल कर तैयार किया जा रहा है, यानी राजा महाराजा जो है उनकी सुख सुविधाओं के जितनी भी साज यानी सामग्री है जो उनकी सुख और सुविधाओं, भोग और विलास के लिए, ऐसे राजा के भोग विलास की सभी सुख सुविधाओं की सामग्री को जो है संभालिए मैंने संभाला जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, ताकि वो उस भीषण भयंकर गर्मी से जो है मुक्ति पा सके और इस तरह से जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है शीतलता का अनुभव कर सके। इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के आगमन से उस भीषण गर्मी से बचने का प्रयास और प्रयत्न जो है वो किया जा रहा है समाज में, उसका जो है यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार तो है ही, वो तो सर्वत्र होता है, साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे में जो है यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से कवि ने जो है ग्रीष्म ऋतु के आगमन का वर्णन किया। चौथा जो पद है वो भी कवित के रूप में कवित छंद है। इसमें कवि ने जो है श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हुए, क्योंकि श्लेष अलंकार के प्रयोग में कवि सिद्धस्थ है, ये इनका पसंदीदा अलंकार है, इसलिए श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हुए और कवि ने जो है यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, यानी एक तरफ ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन है इसमें, तो दूसरी तरफ वर्षा ऋतु का भी, दोनों ऋतुओं का एक साथ एक ही छंद में जो है सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। तो देखिए कि देखे छिति अंबर जले चारी ओर घोर, तीन तर बरस बही को रूप हरियो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तल सेक मानो पर्यो है, दारुण करनी करे नदी सुख पावे सब, श्री गण चाचारी मोहि चित धर्यो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है, कि ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। इसमें कवि सेनापति की चतुराई का वर्णन किया गया है कि देखिए कवि सेनापति जो है वो कविता की रचना करने में कितने कुशल हैं, कितने माहिर हैं कि उन्होंने एक ही छंद में भीषण ग्रीष्म ऋतु के साथ वर्षा ऋतु का भी जो है वर्णन किया, यानी उन्होंने भीषण ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। इतना सुंदर प्रयोग उन्होंने जो है श्लेष अलंकार का करते हुए और अपनी कविता की रचना कुशलता का जो है सुंदर उदाहरण और प्रयोग यहाँ पर किया। तो देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर, पहले हम ग्रीष्म ऋतु के तौर पर जो है इसका अर्थ निकालेंगे कि देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर, भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी के कारण क्षितिज और अंबर सब के सब जो है जले यानी जल रहे हैं, तप रहे हैं, चारी ओर
छोर, दूर दूर तक, चारों तरफ, धरती के अंतिम छोर तक, यानी जहां जहां तक नजर जाती है इस धरती पर, अंतिम छोर तक, क्षितिज तक, आसमान तक, सब के सब जो है भीषण ग्रीष्म ऋतु से तप रहे हैं, जल रहे हैं। और तीन तरवर सब ही को रूप हरियो, इस तरह से भीषण गर्मी ने जो है तिनके से लेकर तरवर यानी पेड़ों तक सबका ही रूप जो है वो हरियो यानी हर लिया है, हरण कर दिया है। कहने का मतलब भीषण गर्मी के कारण सारे पेड़ सूख गए हैं, सारे तिनके, घास के तिनके भी सूख गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस भीषण गर्मी ने जो है संपूर्ण पेड़ पौधों और तिनकों के रूप को, उनके सौंदर्य को, उनकी हरियाली को क्या कर लिया है, हर लिया, नष्ट कर दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, इस तरह से भयंकर गर्मी जो है वो, भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है और उसके कारण जो है अत्यंत भयंकर जो है दावानल का जो है एहसास हो रहा है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो, और हवा जो है वो भी उस भीषण गर्मी से जल करके और अपने तन यानी शरीर को जो है शीतलता प्रदान करने के लिए मानो कहीं जाकर के और किसी ठंडी छाया में जो है विश्राम कर रही है। यानी हवा भी कहीं उस भीषण गर्मी से बचने के लिए, अपने तन को बचाने के लिए मानो कहीं जाकर के और शीतल छाया के अंदर जाकर पड़ी है। कहने मतलब हवा भी नहीं चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी उस भीषण गर्मी से अपने तन को बचाने के लिए मानो कहीं जाकर के किसी शीतल छाया में पड़ गई है। और दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे सब, इस प्रकार से सूर्य जो है वो भयंकर रूप से तप रहा है, जल रहा है, सबको कष्ट दे रहा है। दारुण यानी दुख, भयंकर दुख दे रहा है। सूर्य की भीषण गर्मी जो है भयंकर दुख दे रही है, इसलिए लोग जो है उस भीषण गर्मी से, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए, सुख पाने के लिए सब जो है नदियों के अंदर जाकर तैर रहे हैं, नदियों के जल में नहा रहे हैं। कहने का मतलब है भीषण गर्मी से, उसके दुख से मुक्त होने के लिए, सूर्य की उस भीषण ताप से बचने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए सब लोग जो है जाकर नदियों में तैर रहे हैं। सीरी गन छान चाई होए चित्त धरियो, इस तरह से छाया जो है वो भी मानो बादलों की जो है उस चाह में जो है चारों ओर जो है अपने मन को जो है विचलित करते हुए, और वो भी जो है कहीं शीतल छाव की चाह में जो है विचरण कर रही है। देखो चतुराई सेनापति कविता, अर्थात कवि कहते हैं कि कवि सेनापति की चतुराई को देखिए कि वो कितनी चतुरता से, कितनी कुशलता से जो है कविता रचते हैं। ग्रीष्म विषम वर्षा की समुद्र, कि उन्होंने अपनी काव्य कुशलता के कारण भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी जो है वर्षा ऋतु के समान वर्णित किया। तो ये तो ग्रीष्म ऋतु के रूप में इसका अर्थ था। अब वर्षा ऋतु के रूप में इसका क्या अर्थ निकलेगा कि देख चित्ती अंबर जले हैं चारी ओर, जहां देखे वहां आसमान से लेकर क्षितिज तक चारों ओर जल ही जल है। अर्थात वर्षा ऋतु है और भयंकर वर्षा हो रही है। उस भयंकर वर्षा के कारण जहां कहीं भी देखे, जहां तक नजर दौड़ाएं, क्षितिज तक, आसमान से लेकर धरती तक चारों ओर पानी ही पानी हो गया, पानी पानी पानी, है ना। चारों तरफ जल हो गया है, पूरी धरती जो है जलमग्न हो गई है, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है। और जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा होते ही धरती के ऊपर जितने भी घास फूस के तिनके हैं, तरवर यानी पेड़ हैं, उन सब का रूप एकदम हरा भरा हो गया है। वर्षा ऋतु के आते ही उनके ऊपर हरियाली खिल उठी है, यानी फिर से ग्रीष्म के कारण सूखे हुए थे, फिर से वो हरे भरे हो गए हैं, फिर से उनमें हरियाली का आलम छा गया है। और महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, इस तरह से महाझड़ी लगी, अर्थात बरसात की भयंकर झड़ी लगी है, मूसलाधार वर्षा हो रही है
और ज्योति भादव की होती चले। भाद्रपद महीने में जिस तरह से बिजलियां चमकती है और उन बिजलियों का प्रकाश जो है चारों ओर दिखाई देता है, तो भाद्रपद महीने में भयंकर बिजलियां चमक रही है, बिजलियों का प्रकाश जो है वो सर्वत्र फैला हुआ है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, हवा जो है वो भी जो है बादलों के उस जल से जो है शीतलता का एहसास करके, अर्थात ग्रीष्म के कारण जिस हवा का तन जल गया था वो बादलों के उस शीतलता को अनुभव कर रही है और मानो शीतलता से अपने आप को सुख पहुंचा रही है। दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे सब, इस तरह से नदियां जो है वो जल से परिपूर्ण हो गई है और लोग जो है नावों में बैठ करके और नदियों पर तैर रहे हैं। इस तरह से जो है तैरने के सुख की अनुभूति ले रहे हैं, यानी नदियां जल से ओतप्रोत हो गई है, लोग अपनी अपनी नावों में बैठकर उन नदियों में तैर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। सीरी करना चाहिए वो चित्र करियो है। इस तरह से चारों ओर बादल है, बादलों की छांव में जो है सभी जो है अपने चित्त, अपने आनंद को जो है प्राप्त करने के लिए, मन के आनंद को प्राप्त करने के लिए जो है आनंदित हो रहे हैं। कहने मतलब बादलों की छांव में हर कोई जो है उस छांव को पाकर के और मन के अंदर अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहा है। इस प्रकार से कवि सेनापति की कविता रचने की चतुराई को देखिए कि जिन्होंने भीषण ग्रीष्म ऋतु को भी जो है वर्षा ऋतु के समान वर्णित किया है। तो इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए, श्लेष का मतलब वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे कि जिनके अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, जैसे अंबर जले, या जले का मतलब जलना भी हो गया, जले का मतलब जल से परिपूर्ण हो गया, तो वर्षा के ऋतु में तो जल से परिपूर्ण हो जाएगा, ग्रीष्म के लिए जलना यानी तपने से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हरियो है, हरियो शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। हरियो का मतलब हर लेना, हरण कर लेना, हरियो मैंने हरा भरा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके द्विअर्थ निकल रहे हैं। द्विअर्थी निकलने के कारण यहाँ जो है इसके पूरे के पूरे इस छंद के अर्थ भी दो निकल रहे हैं। एक तरफ वर्षा ऋतु के रूप में उसका अलग अर्थ निकल रहा है, दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु के रूप में उसका अलग अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से बड़ी चतुराई से उन्होंने जो है इसमें ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया है। यही इनकी कविता की चतुराई है। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से कवि सेनापति, जो कि प्रकृति के चित्रण में, प्रकृति के वर्णन में बहुत ही कुशल जीते रहे हैं, उन्होंने अपने विविध छंदों के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से जो है यहाँ बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म और वर्षा दोनों का एक साथ जो है सुंदर वर्णन करते हुए और अपनी कविता की रचना का परिचय दिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो पाठ है महत्वपूर्ण है। सेनापति का परिचय भी पूछा जा सकता है, इसमें से व्याख्या भी आ सकती है और साथ ही साथ निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।